बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध में आईजी सिंध की तकरीर के हवाले से, और ये आपको बताना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत के अरमानों पर ओस पड़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के माबैन जो नाम ज़ेरे गौर थे, जिनमें से एक नाम फाइनल भी कर लिया गया था। ज़राए का ये कहना था कि मुश्ताक महर को आईजी सिंध लगाए जाने का इम्कान है, लेकिन अब इत्तेहादियों की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं, इस वजह से वफाकी काबीना ने नए आईजी की तकर्रुरी का मामला जो है वो मौखर कर दिया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की तस्दीक इस हवाले से सामने आई है, और मामला जो है वो गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे नाज़रीन के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज एक मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या जिस तरह से ज़िलाई सतह पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास जितने वसाइल हैं वो उतना ही काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास अगर कराची को कुछ देने के लिए होगा तो वो मुलाकात के लिए हमारे पास ज़रूर आएंगे। वजारतों में रह कर ज़रूरी नहीं कि काम किया जाए, वजारतों से बाहर रह कर भी अवाम की खिदमत की जा सकती है। कुछ मायूसी का तासुर भी नज़र आया कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू से। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची के दौरे पर तशरीफ़ लाए थे तो GDA से भी मुलाकात की गई, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के रहनुमाओं से मुलाकात की गई, उनके गिले शिकवे दूर किए गए। जवान यूथ प्रोग्राम जो है, कामयाब जवान प्रोग्राम, उसकी भी वहाँ पे जो लोन्स या कर्जे देने का जो सिलसिला था वो भी जारी रहा। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की फंड रेजिंग की तकरीब में भी शिरकत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुलाकात नहीं हुई। इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्होंने खुद ही इस मुलाकात को मौखर कर दिया था कि जब तक अमली इक़दामात नहीं किए जाते, यानी उस MOU के हवाले से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान साइन किया गया है, उस वक्त तक कोई भी मुलाकात बेकार है। इसलिए कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होती है और मजबूरन हुकूमत में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर ली जाती है, तो फिर वो तमाम जो MOUs में शिक़ें हैं वो इसी तरह से रह जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शेख सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख सलाउद्दीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत हैं सर? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर, क्या वजह है अब बयानात से कुछ मायूसी नजर आने लगी है? लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मायूस होती जा रही है कि आपके MOU की जो शिक़ें हैं या जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बयानात वगैरह अपनी जगह पे हैं, बातचीत भी हमारी उनसे अभी तक मतलब हमने कोई डेडलॉक नहीं किया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मज़ीद इनके साथ जो है वो बातचीत भी करें, और अगर मसले का हल जल्द से जल्द होना चाहिए, बस ये हमारी मतलब एक ख्वाहिश समझ लें, या हम चाहते हैं कि अवाम के जो मसले हैं वो हल हों। और बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे पॉइंट्स थे या हमारे जो भी हमारा इनके साथ MOU साइन हुआ था, उसमें हमने जो चीज़ मांगी है, हमारी समझ से बाहर है कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो बेसिकली अब या तो ये समझ लें कि वो ऐसा पूरे सिंध के शहरों के लिए, कि हम सिंध के शहरी इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो जो मर्दमशुमारी सेंसिस ही गलत हुई थी, उसको जो है एक प्रैक्टिकली जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको जो है ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन ये है कि सही मर्दमशुमारी के साथ। ऐसा ना हो कि वो मर्दमशुमारी जिसमें 1.5 करोड़ की आबादी को गिना ही न गया हो, वो ना हो। उसी के साथ साथ जब जाहिर है कि जब हम इसकी बात करते हैं सेंसिस की, तो सेंसिस भी जो डिपेंड करता है वही NFC अवार्ड का भी जो सारा हमारा मसला है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से हमें मिलता है, तो वो भी कम मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि ये जो है कानूनी तौर पर
उस पर हुकूमत हमारी मदद करे। इसके अलावा अगर हम 140A के तहत अपने कानूनी इख्तियारात जो बल्दियाती इख्तियारात होने हैं, बल्दियात को इंतखाबात जो होने, जी जी, तो वो सारी चीजें जो है 140A के तहत हो जाए, जो हमें आइन कहता है। इसके अलावा ये है कि हम आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमें सबसे बड़ा मसला हमें कराची का की डेवलपमेंट का, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का, उसकी डेवलपमेंट का, सक्कर के इलाके हैं, शहरी और दूसरे इलाके हैं, तो उसमें जो है जो हमें हमारा जो हिस्सा है, जो डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो कराची की आवाम टैक्स पे करती है, उसको कुछ तो आप रिटर्न कर दें ताकि इनके मसाइल हल हों, बेसिक बुनियादी मसाइल हल हों। तो अब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। पिछले हम 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि पिछले कोई 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारी बेइंतहा मीटिंग हुई है इनके साथ, तवातुर के साथ हुई है, और उसके बाद हमने एक फैसला किया, पार्टी ने एक फैसला किया, और जो है हमारे कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ IT भी है, वो कैबिनेट से बाहर आ गए। अब आप देखें कि लेकिन उसके बावजूद आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पार्टी आपको फुल सपोर्ट करती है। हम ये नहीं चाहते कि गैर जमहूरी अमल हो और हुकूमत गिरे, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत भी चलती रहे, अपना जमहूरी अमल जो है वो 5 साल का वो कंप्लीट हो। तो हम तो मेरे ख्याल में हम कोई ऐसी हमारी जो है कोई अनहोनी किस्म की कोई मुतालबा भी नहीं है। तो अब ये कि ये लोग आते भी हैं, हमारे से मिलते भी हैं, उनकी हाईली जो कोर कमेटी है वो भी आती है, और बहुत ज़्यादा जब बातचीत होती है वो यकीनदानी के साथ जो है वो जाते हैं कि बस अब जा रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये मामला हल हो जाएंगे। हमारी जो MKM का भी जो हमने जो हमारी राब्ता कमेटी है, अभी जो लास्ट में मीटिंग हुई है, हम उनसे बिल्कुल साफ साफ ये कह चुके हैं कि अब हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट चाहिए आपकी तरफ से, कि कोई प्रैक्टिकली जो है वो हमें नजर आए कि आप जो हैं वो इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। सलाउद्दीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जवाबी बयानात आते हैं ना, उनमें पैसों का जिक्र ज्यादा किया जाता है, यानी कराची को 162 अरब रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया गया है वो NFC अवार्ड से अलग है। फिर ये कहा जाता है बहुत जल्दी वो पैसे भी रिलीज कर दिए जाएंगे। ये भी कहा गया कि जो मेंबर नेशनल असेंबलीज हैं, यानी कौमी असम्बली के मेंबरान हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं, उनके लिए 15 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से 30 करोड़ रुपए हुकूमत ने ऑलरेडी डिसबर्स कर दिए हैं। यानी आपके MNAs को ये जो रकूम है ये भी दी जा चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, बल्कि कल गवर्नर सिंध का भी ये कहना था कि 162 अरब रुपए बिल्कुल कराची का जो पैकेज है उस पर अमल दरामद होगा। एक SIDC जो एक सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है SIDCL, वो भी बना दी गई है, वो ये तमाम काम कर रही है, और असद उमर साहब को इस इन तमाम उमूर का जो है वो निगरान बनाया गया है कि वो इन चीज़ों को देखेंगे। सर, बाकी जो आपके मसाइल हैं उनको कभी डिस्कस नहीं किया जाता, क्या वजह है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ कराची के डेवलपमेंटल फंड या पैसों की बात की जाती है, बाकी मुतालबात भी रखे जाते हैं? डॉक्टर साहब, जो आपने अभी फरमाया है बिल्कुल सही है। ये जो पैकेज की बात है, जैसे आपने कहा 162 अरब की बात होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये पैकेज का हमें शुरू में ये वादा किया था हमारे साथ, और इसी को हम बार बार याद दहानी भी कराते हैं। और भी कुछ दिन कब ये हुआ कि 162 अरब में से 7 अरब रुपए रिलीज कर दिए थे इन्होंने। वो 7 अरब जो है उन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जैसे हमारा ये चल रहा है अपना ग्रीन लाइन बसेस का, और दूसरा जो है हमारे K4, और उसके लिए उन्होंने किया था, तो वो तो हो गया। उसके अंदर जो कि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, यानी कि ये पहले 2-3 बजट से पहले के जो बजट था उसमें डाल दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड हम आते हैं इसके ऊपर के जो MNAs का फंड है। आप ये देखें कि 2018 और 2019, यानी 18-19 की जो हमने PC1 बना के दी थी उनको, जो MNAs की थी, यानी कि जो MNAs की अपने इलाकों की डेवलपमेंट की थी, तो उसमें जो है उन्होंने 15 करोड़ का बिल्कुल अनाउंस किया था और कह रहे थे कि हम देंगे। लेकिन आप ये जानकर आपको हैरत होगी कि वो 15 करोड़ रुपए जो है लास्ट जो हमारा बजट के जो पैसे होते हैं उसमें जो है वो आए, और विद इन मतलब 1 मंथ ही वो वापस चले गए।
और वो 15 करोड़ आए नहीं, इसकी सब PC1 बन रही थी, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब PC1 जमा हुई, क्योंकि PC1 जो होती है वो PWD जो है वो उसको प्रिपेयर करती है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर के तहत होता है। लेकिन जब वो सबमिट होने गई तो पता चलो पैसा ही वापस चला गया, तो वो कह रहे हैं कि लैप्स हो गया। तो जबकि हमारे जो एमएनएसएन को यकीन दहानी कराई गई थी कि ये हम बिल्कुल आखिरी जो हम उनका आखिरी बजट का आखिरी जो हिस्सा चल रहा होता उसमें हम दे रहे हैं, लेकिन अचानक जो है उन्होंने जो वो लैप्स सिस्टम चल गया, जबकि उनको यकीन दहानी कराई थी लैप्स भी नहीं होगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी चला गया। तो देखें बेसिकली तो सर ये तो 2 साल के पैसे मिले हैं ना, एक एमएनए को 30 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे सर, तो क्या ये दोनों सालों के पैसे वापस चले गए या इनमें से 15 करोड़ रुपए? जी हाँ, 15 करोड़ आए थे, 15 करोड़ चले गए। अब 15 करोड़ का उन्होंने फिर कहा है कि हम विद इन जो है मंथ वो रिलीज करने वाले हैं, और उसके लिए आप PC1 दे दें, नई PC1 दे दें। आप देखें कितनी अजीब बात है कि जो एक PC1 बनी हुई है, अगर आपको वो 2019 और 20 का अगर करना है तो आप रिलीज करके उस PC1 को जो कि पहले बन चुकी है उसके ऊपर 3-3 महीने लगते हैं, 4-4 महीने लगते हैं, इतनी जल्दी काम नहीं होता उसके बाद। तो ये सब चीजें जो है बन रही थी, तो आप जो है वो अब अगर आप कहते हैं कि मजीद हम 15 दे रहे हैं एक कम से कम वो PC1 को तो यूटिलाइज कर दें, उसका जो पैसा वहां चला जाए। अच्छा, वो हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली देखा, आवाम हमारे से पूछ रही थी कि हमारा जो सपोर्टर या हमारा वोटर है वो हमारे से कह रहा है, हमारे से पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आप मिनिस्टर भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे गली की क्या हालत है, हमारी रोड की क्या हालत है, हमारे जो है दूसरे जो हमारी जो बेसिक सहूलतें हेल्थ की वो हो नहीं पा रही हैं, तो कैसे होगा? तो ये वो चीजें कि जहाँ पे हमें देखना होता है। देखिए, सिर्फ पैसों के फंड, देखिए डेवलपमेंट होगी ना, तो कहीं पे जब भी डेवलपमेंट होती है किसी भी शहर में, तो उससे फायदा क्या होता है कि उसमें रोजगार के मौके मिलते हैं। अगर फर्ज करें 162 अरब रुपए रिलीज हो जाए एक दफा में और यहाँ काम शुरू हो जाए, तो यकीन करें कि हर घर का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के जो है रोजगार शुरू हो जाएंगे। तो ये समझें कि ये चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि ये डेवलपमेंट चलती रहे। अब पिछले कोई 5 साल से वैसी रुकी हुई थी, अब ये नई गवर्नमेंट आई, 1.5 साल इनको हो गए, अब ये भी नहीं कर पाए। तो इससे जो है लोगों में एक जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह बेचैनी पैदा कर दी गई है कि वो पूछ रहे हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अगर जो है वोट लेके मुंतखब होते हैं ना, ये अवाम का एक हमारे पर भरोसा होता है, एतमाद होता है। इसीलिए जब वो वोट देने आता है ना, हमें सबसे पहले वही कहता है कि हमारे लिए ये काम होने, हमें पानी भी चाहिए, हमारी सीवरेज लाइन भी सही होनी चाहिए, हमारी रोड भी सही होनी चाहिए। वो तो हर चीज मांगता है। जबकि यकीन करें कि जो एमएनएस का काम नहीं है, ये काम है बल्दियाती हुकूमत का। और बल्दियाती हुकूमत का मसला ये कि मेयर कराची जो है वो जो है उनके हाथ पैर काट दिए गए। इस वक्त कोई डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, चाहे वो SBCA ले लें, चाहे वाटर बोर्ड ले लें, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लें, चाहे KDA ले लें। वो करे तो क्या करे? सारे डिपार्टमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट में रखें। सिंध गवर्नमेंट पिछले 3 दहाइयों से आपको पता है कि सिंध की क्या हालत बनाई हुई है। ये वो पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हम समझने से काफिर हैं कि ये वो पार्टी जो कि अपनी आवाम से वोट लेके आती है, उनके अवाम उनको अंधा एतमाद करके अंधी तकलीद उनके ऊपर करती है। भुट्टो साहब के नाम पे उनको वोट मिलते हैं, लेकिन वो अपने सिंधी भाइयों के लिए, यानी अपने आम सिंधी के लिए जो है वो कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। लाड़काना का मसला आपके सामने है कि लाड़काना जैसा शहर नहीं बन सका। अभी आपको पता है कि जो कुत्ते काटने के जो वाकयात हुए हैं, उसमें जो है एक बच्चा जो बेचारा जो है कुत्ते काटने की वजह से जख्मी हुआ था, उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, इंजेक्शन वहां अवेलेबल नहीं है। वो 10 घंटे का सफर करके वो कराची आता है, फिर उसके बाद जो है वो उसका इलाज होता है। तो आप ये देखें कि ये वो पार्टी है जो अपने अवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो वो इसीलिए यहाँ पे शहरी इलाकों में नहीं करती। उसका तो साफ कहना होता है कि हमारा मैंडेट ही नहीं है इस इलाके में, हम क्यों करें इसमें यहाँ पे काम। तो ये तो हालत है इनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम के बयान के हवाले से। उनका एक बयान मीडिया में आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है। तसव्वुर किया जा रहा है कि मेरा तबादला कर दिया गया है और अभी मेरा तबादला ना तो हुआ है और ना ही कहीं होने जा रहा है। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा, अगर गया भी तो मैं 1.25 लाख का हाथी ही रहूंगा। यानी ये बयान उनका मीडिया में सामने आया, उसके बाद इस पर बड़ा रद्द अमल भी सामने आया, फिर ख़ुद उनकी अपनी तरदीद भी सामने आई कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यानी मैंने इस किस्म का बयान नहीं दिया गया था, ये कुछ अज़राए मजाक जो है वो बात की गई थी, लेकिन उसके अल्फाज या उसे इस पैराए में पेश किया गया कि जिससे गलत तासुर गया। इसी हवाले से सूबाई वज़ीर बराए कानून मुर्तज़ा वहाब साहब का भी एक बयान या रद्द अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि इस ग्रेड के ऑफिसर को इस किस्म का बयान ज़ेब नहीं देता। बहरहाल नाज़रीन, हम इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असम्बली नवीद एंथोनी जी। नवीद एंथोनी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जनाब जी। सर, आईजी सिंध का की तकर्री का जो मसला है वो अब भी मौखर हो गया है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुलाकात के लिए आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को अपने पास बुलवा लिया है और तवक्को की जा रही है कि या तो कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या किसी और नाम पे गौर किया जाएगा, इसलिए कि इत्तेहादी जो हैं वो मुश्ताक महर के नाम पर रजामंद नहीं है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका बख्शा कि आपके प्रोग्राम में जो है वो इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकूं, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकूं। देखिए, बात यह है कि किसी भी सूबे में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये उनका हक होता है, इख्तियार होता है कि सूबे में जो अमन और अमान के हवाले से ये ओवरऑल जितनी भी वहां पर जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी गवर्नमेंट की, उस सूबे की, उसका जो है वो जिम्मेदार जो है वो वजीर आला होता है किसी भी सूबे का। अब इंतजामी हवाले से भी आईजी सिंध की तकर्री हो या किसी की तब्दीली हो, तो जो कानून में मौजूद तरीकाकार है वो वफाक जो है वो मशावरत करता है और वो वजीर आला के जो दिए हुए नाम है उन पे जिस तरह से माजी में होता रहे वो होता रहे। और फिर अगर इस गवर्नमेंट में भी देखें आप, तो पंजाब में KPK में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि वहां पर वजीर आला के कहने पर जो है वो आईजीज को जो है वो तब्दील किया गया है और एक बड़े तवातर के साथ और बहुत कलील अरसे में जो है वो 4-4, 5-5 आईजी चेंज हुए हैं। और अगर एक जो है वो सूबे का कमांडर जो है पुलिस फोर्स का, अगर पब्लिक गैदरिंग में आकर या पब्लिकली ये इस चीज को एडमिट करे कि जी मैं तो अपनी फैमिली में भी जो है वो फेस नहीं कर सकता कि इस सूबे में इतने लॉ एंड ऑर्डर के जो है और स्पीड क्राइम्स बढ़ चुके हैं, तो मैं तो अपनी फैमिली में भी जो है इस बात को फेस नहीं कर सकता, तो बीइंग ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इखलाकी तौर पर तो उनको जो है वो जिस तरीके से उन्होंने बात की थी और उस चीज को ही आगे लेकर अगर वो हम बढ़ने की बात करते हैं तो उनको फिर अपनी वो स्टेटमेंट को भी याद रखना चाहिए कि वो बीइंग ए हेड उस बात से जो है वो अपना फेलियर जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन इस अमन व अमान के हवाले से अगर उसमें बेहतरी लाने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करता है जिस तरीके से दूसरे सूबों में किया, लेकिन सिंध में हुआ यह है कि पूरी कैबिनेट ने वो फैसला किया, तो वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर का मतलब एक जाती फैसला नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का फैसला है। और अगर आप एक सूबे की पूरी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बड़ा अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की कि जी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो है वो अच्छे वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और कल जैसे गवर्नर सिंध ने भी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन उसके बाद ये इस किस्म का रिएक्शन आना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे आईजी साहब हैं वो गवर्नर साहब से भी ज्यादा ताकतवर हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ज्यादा ताकतवर हैं कि वो उस कानूनी तरीकाकार को जिसके जरिए से चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री भी किया कि हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, पता नहीं ये कितने ताकतवर हो गए हैं कलीम इमाम साहब। ये सर एक बात मुझे बताइएगा कि जिस तरह से सूबाई खुद मुख्तारी की तरमीम हुई और अब जिस तरह उस पर अमल दरामद किया जा रहा है,
आप क्या समझते हैं सर, अगर वफाकी हुकूमत की सियासी जमात जो है वो किसी सूबे में मौजूद ना हो तो वफाक का क्या रोल रह जाता है? क्या सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहेगा वफाकी हुकूमत का रोल? देखिए जी, अब अगर इस सिनेरियो में आप सर सूबाई मुतसिब आला की तकर्रुरी जो है वो भी चीफ मिनिस्टर के पास, आईजी सिंध की तकर्रुरी जो है वो भी जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला सिंध की तजवीज़ करदा नाम पर ही होनी चाहिए। तो सर फिर इसके बाद ये सूबों का इख्तियार है ना। देखिए, अगर हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो फिर सूबों को आपको जो है ना ये इख्तियारात देने पड़ेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आपको सूबों को देने पड़ेंगे इख्तियारात। ठीक है, तो सर अब इसका क्या हल निकाला जाएगा अगर वफाक की जानिब से फिर इस तकर्रुरी को मौखिर किया जाता है या अब मजीद नाम मांगे जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, बात यह है कि ये जो इत्तेहादी अगर जैसे आपने अपने उसमें गुफ्तगू में पहले कहा कि जी इत्तेहादियों के कहने पे जी, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि जहां उनकी हुकूमत है वहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल या जिस तरीके से अभी रिसेंटली आपने चंद दिन पहले सुना होगा कि उनके अपने ही वज़ीर आला के बारे में ये बड़ी खबर चल रही थी कि उन्होंने खुद ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो उनसे वो मतलब परेशान है, नाराज है या वर्किंग रिलेशनशिप ठीक नहीं है। वहां पर तो आप मतलब डीपीओ को भी उठाकर ऐसे फेंक देते हैं कि अगर किसी वो करीब तरीन जो है उनके अजीज उनके साथ अगर उनकी कुछ चप्पलश हो जाए तो उनको भी उठा के फेंक देते हैं। तो इस किस्म की रवायतें जो इन्होंने खुद कायम की हुई है ना, लेकिन हम तो एक कानूनी तरीकेकार की बात करते हैं जो आईनी तौर पर जो है वो मौजूद है। हम तो उस आईनी तरीकेकार की बात करते हैं ना, ये राइट है। सर आप नहीं समझते कुछ ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया एक आईजी सिंध का तबादला? या सर है मतलब नहीं, एक अच्छे ग्रेड का एक ऑफिसर मौजूद है और जाहिर सी बात है एक जो कि मुकाबले का इम्तिहान पास करके एक ऑफिसर आता है और एक इस ग्रेड पर पहुंचता है, तो सर क्या बहुत जरूरी है कि हर सूरत में कोई ऐसा ही बंदा लाया जाए जो कि सिंध हुकूमत का मंजूर नजर हो? नहीं, पहले कितने अफसरान जो है वो सिंध हुकूमत के मंजूर नजर आए हैं। हम तो कहते हैं कि जी हमारी पसंद या नापसंद की बात ना हो, एक क्रेडिबल, एक ऐसा जिम्मेदार पुलिस अफसर हो जो सूबे की पुलिस की कमांड करे, जो पब्लिक में आकर इस चीज को कन्फेस ना करे कि जी मैं जो है वो घर में भी जवाब नहीं दे सकता स्ट्रीम क्राइम्स के लिए। देखिए, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक शख्स कन्फेस कर रहा है पब्लिकली कि जी मैं फेल हो गया हूँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और बस इसकी है कि मैं वो सीट में रहूंगा। सर यही डॉक्टर कलीम इमाम जो हैं ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, रहमान मलिक साहब के बड़े खास पुलिस ऑफिसर होते थे, इस्लामाबाद के आईजी रहे हैं। सर आज इनमें इतनी खराबियां कैसे पैदा हो गई हैं सर? इस्लामाबाद का रेडियस कितने? सर ये डॉक्टर कलीम इमाम पंजाब में नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद का रेडियस कितना है? 18 किलोमीटर पे मुहित एक शहर है जिसको इस्लामाबाद कहते हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव सर ऐसे जोन्स हैं जो कि सर मैं खुद सर मेरा अपना एक्सपीरियंस पर्सनली रहा है। कुछ ऐसी इंटीरियर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रहमान मलिक साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस या डॉक्टर कलीम इमाम साहब के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सर मैंने मीटिंग्स में बाकायदा जो टॉप लेवल मीटिंग्स होती हैं उसमें रहमान मलिक से और डॉक्टर कलीम इमाम की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी है। इवन जब चौधरी कमर जमान जो हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर हुआ करते थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप थी। जाहिर सी बात है इस्लामाबाद का आईजी किसी ऐसे शख्स को आज अगर आपकी हुकूमत और विफाक में, तो क्या आप डॉक्टर कलीम इमाम को इस्लामाबाद का आईजी लगा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमको जाति पसंद या नापसंद की तो बात ही नहीं कर रहे। मैंने तो कहीं पर भी जाति पसंद या नापसंद की बात नहीं ना की कि वो फलां का मंजूर नजर, फलां का मंजूर नहीं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी क्रेडिबिलिटी की, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि वो कितना जो है वो काबिल है, कितना जो है वो अपनी उस पोजीशन को होल्ड करके और उसमें कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है, डिलीवर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद का जो है वो देखने एरिया कितना बड़ा है और सिंध देखने कितना बड़ा सूबा है, ठीक है ना। सर तो बात भी तो 7-10 साल पुरानी है सर। अब जाहिर सी बात है 10 साल में आदमी का एक्सपीरियंस और उसकी एक्सपर्टीज इतनी तो ग्रो करती है कि उसकी वर्किंग का रेडियस बड़ा भी हो जाए तो उसमें काम कर सकता है सर वो। हाँ तो देखे ना, चांस दिया था ना, वो नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं नहीं कर सका।
वो तो खुद कह रहे हैं ना, मैं तो उन्हीं की कही हुई बात को मैंने को तीसरी दफा आपके इसमें स्लॉट में रिपीट कर दिया है कि मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि जी इतने बढ़ गए हैं क्राइम सिंध में कि मैं अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रहा। ये उनकी कही हुई बात है, मेरी और आपकी कही हुई बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एंथनी नवेद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे फिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मायूसी के हवाले से। और जो हमारी बात हुई आज के प्रोग्राम में शेख सलाउद्दीन साहब से, तो उनका ये कहना था कि जो फंड या जो MNAs फंड जो रिलीज़ किया गया था उसमें से भी, यानी जो पहले का ये कहा गया था कि 2 साल के फंड्स रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन दरअसल 1 साल का ही फंड रिलीज़ किया गया था और वो भी लैप्स होने की वजह से वापस कर दिया गया। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली बिलाल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल गफ्फार साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मायूस नजर आती है। आज कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये बयान था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास अगर कराची को देने के लिए कुछ होगा तभी मुलाकात के लिए आएंगे। क्या कहते हैं सर आप? हमारी एक इम्पोर्टेंट अलाई है जी। जो भी उनके रिजर्वेशन थे वो जो मुख्तलिफ मीटिंग्स थी उसमें से बाग के रिजर्वेशन उन्होंने बताए। जब जहांगीर तरीक साहब का डेलीगेशन गया, उससे पहले असद उमर साहब का डेलीगेशन गया था, जो भी उनके कंसर्न थे ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ कराची, MQF जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में उनके नॉमिनीज बैठे हुए हैं। SIDCL जो है वो जो एक व्हीकल है जिससे कराची और सिंध के जो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हो गए। तो उनके जो भी रिजर्वेशन थे उनको हमने सीरियसली देखा और अब ना हर 15 दिन और हर मंथली मीटिंग्स होती हैं और जो फॉलोअप्स होते हैं, जो प्रोग्रेस होता है उसमें MQM ऑन बोर्ड होते हैं। उनके जो भी जायज मुतालबात हैं उनको एड्रेस करके आई थिंक जो चीजें हैं वो हम साथ लेके आगे चलेंगे। जो भी डेवलपमेंट फंड है, जो भी उनके जो डायरेक्ट फंडिंग टू द KMC है जी। या उनके और भी डिमांड्स हैं, तो आई थिंक ये एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगे। सर, MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए जो फंड आया था सर, वो भी PC1 मांगे गए, कुछ माह लगे, जाहिर सी बात है। वैसे ही बिल्कुल बजट के आखिरी जो महीने थे उसमें ये फंड रिलीज किया गया था और इससे पहले कि ये PC1 मंजूर होता या इन पर मजीद अमल दरामद होता, फंड ही सर लैप्स होके वापस कर दिए गए वफाकी हुकूमत को। क्या मैं आपको अपडेट दे दूं कि ये फंड थे 18-19 के, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे और उसके बाद PC1 बन गए थे, सर्वे हो गई थी, तो वो आपके लैप्स हो गए थे। इस साल ये फंड जो है वापस आ गए हैं और जो कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें टेंडर्स भी इश्यूज हो गए। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ हूँ वहाँ पे जो NA-244 है और जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, कोरंगी, इन सब के टेंडर्स हो गए। कराची के जो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में टेंडर्स हो गए और आप देखेंगे कि अगले 4 से 6 हफ्ते में जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं कराची में, चाहे वो सेवरेज का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड रिपेयरिंग हो, पानी के मंसूबे हो, जो भी बुनियादी जो चीजें हैं ये आपके लोकल बॉडीज का और ये है कि वो लोकल बॉडी से प्रोवाइड करेगा। सिंध गवर्नमेंट में इसमें बहुत सी चीजें हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप देखेंगे कि 4 से 6 हफ्ते में कराची में डेवलपमेंट वर्क आपको नजर आते हुए आएंगे। सर, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो कहना है कि फंड्स ही लैप्स होकर वापस चले गए हैं और अब नया PC1 मांगा जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि अब नए PC1 के हिसाब से दोबारा फंड्स रिलीज किए जाएंगे या नया PC1 पास किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि फंड्स रिलीज हो गए हैं सर, लैप्स होके वापस जा चुके हैं। एक तो आए बहुत लेट, बिल्कुल लास्ट मंथ में ये फंड्स आए थे और उसके बाद ये लैप्स होने की वजह से वापस चले गए हैं।
देखिए डॉक्टर साहब, जब आपका टेंडर इश्यू हो जाता है तो इट मीन्स कि आपके फंड आ जाते हैं, क्योंकि जो आप जो दूसरे PC1 की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर 19-20 के फंड की बात हो रही है, जिसका फाइनेंशियल ईयर आपका है 30 जून 2020। ये जो हमारे जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये 18-19 के फंड है और एक 19-20 के फंड है। तो जो मैं आपको आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। सर यानी 18-19 के जो फंड्स थे वो वापस चले गए हैं वफाकी हुकूमत को? वो वापस आ गए हैं और उनके टेंडर्स भी हो गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो फंड लैप्स हो गए थे और अब ये वापस उनको आ गए हैं। और ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, जो वर्क्स के में आता है, ये वो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, तो क्या समझते हैं, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा सर, या इसी तरीके से ये मामला चलते रहेंगे, मुत्तहिदा नाराज रहेगी और सपोर्ट भी जारी रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ना वो बड़े शायद खुशफहमी में बैठे हुए जो कुछ होगा। MQM कहीं नहीं जा रही और ये कराची में हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर कराची की खिदमत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और इनका ये कहना था कि फंड्स जो लैप्स हुए हैं ये 18-19 के फंड्स थे, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं और 19-20 के जो फंड्स हैं उसकी बात हो रही है, उसके नए PC1 की बात हो रही है। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कहना इसके बिल्कुल बरक्स था। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। एक ऐसा ख़तरनाक मूजी वायरस जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई हुई है, चाहे चीन हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, कोरिया हो या अमेरिका हो, हर जगह इस वायरस के चर्चे हैं। हमारे एयरपोर्ट्स पर स्कैनर्स लगाए जा चुके हैं, कहा जा रहा है कि थर्मल स्कैनर्स मौजूद हैं। कुछ जिन केसेस पर शुबा था कि शायद एक कोरोना वायरस हो सकता है, उनको अभी आइसोलेशन में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक तशखीस नहीं हो पाई है, यानी केस अभी तक कोई भी पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं फैमिली मेडिसिन की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अतिया राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोरोना वायरस जो है उसका बड़ा चर्चा है, यानी सोशल मीडिया या वैसे पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि एक खतरनाक डेडली वायरस है और इससे बचने के लिए हर मुमकिन जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इलाज इसका कोई नहीं है, सिर्फ इससे बचा ही जा सकता है। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, इसका इलाज सिर्फ सपोर्टिव है। अगर आपको किसी भी वायरस का इलाज इसी तरह होता है और इससे बचना ही मेन इसका इलाज है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रांसमिट किस तरह होता है? कहा जाता है कि जानवरों में मौजूद होता है और जानवरों से जो है वो इंसानों तक फैलता है। जी, ये डेवलपिंग स्टोरी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त तशवीश का इससे सबको हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ 2019 में ये केस आए थे और उसके बाद ये जो जगह है चाइना में वुहान, जहाँ की एनिमल मार्केट है, वहाँ पर ये पहला केस बल्कि एक पूरी फैमिली में नजर आया था। और अब एज ऑफ जनवरी 2020 जो जनवरी 2005 की जो रिपोर्ट है 25 जनवरी की, उसमें यह है कि एस्टिमेट आप अगर लगाएं तो 1300 लोग जो हैं इस वक्त इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जिसमें से 41 दुनिया से जा चुके हैं। और स्प्रेड ये इस तरह होता है कि जाहिर बात है ये एनिमल के अंदर कोई ये ज्यादातर जितने भी ये कोरोना वायरस जो है ये हम लोगों को मैं बताती चलूं कि ये RNA वायरस होता है जो आमतौर पर कॉमन कोल्ड फैलाता है, लेकिन ये जब जानवरों से आता है तो इसमें जो भी म्यूटेशन होती है वो ह्यूमंस के अंदर चली जाएगी, बाइंड कर जाएगी ह्यूमन प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से इंसानों में फिर ये फैल जाता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने 2002 में सार्स का नाम सुना होगा, ये भी कोरोना वायरस था जो बैट से फैला था और ह्यूमन में गया था। इसी तरीके से जो मर्स था MERS जो 2012 में फैला था, मिडिल ईस्ट के अंदर कैमल से इंसानों में गया था
और अब 2019 में जो वायरस कोरोना वायरस है, इसकी जो किस्म है इसको कहा जा रहा है NCOV के नाम से है ये। और ये पता किया गया है कि जब उन्होंने पूरी चेकिंग की, जब उन्होंने आपस में इनको मिलाए, कोरोना वायरस को मैच किया, तो बड़ी हैरत की बात है कि मैचिंग में सांपों से फैला है ये इस एनिमल मार्केट में। अच्छा। तो क्या मालूम कोई सांप किसी ने खाया है या सांपों के साथ किसी ने किसी को पाला है, जिसकी वजह से ये फैला। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं, इसलिए कि वायरस में एंटीबायोटिक्स तो काम करती नहीं है, वो तो बैक्टीरिया के लिए काम करती हैं, जरासीम के लिए। जो एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं या इंटरफेरॉन्स होते हैं, वो क्या इस बीमारी में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। और इसके लिए अभी कुछ कंपनीज रिसर्च कर रही हैं, जिसमें वैक्सीन भी हैं और दवाइयां भी हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल एज वी स्पीक ऑफ टुडे, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वक्त आपसे, उसमें यह है कि सिवाय सपोर्टिव ट्रीटमेंट के कि अगर पेशेंट ड्राई है तो उसको आप फ्लूइड्स देंगे, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या ऑक्सीजन चाहिए तो उसमें आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखेंगे, लगाएंगे। और बचना मेन चीज है इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि केसेस यानी सस्पेक्टेड केसेस तो जरूर कहे जा रहे हैं, लेकिन इनकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान में वायरोलॉजी का टेस्ट अवेलेबल है, या हम सिर्फ अब तक किट्स पे पूरा अपना ट्रस्ट कर सकते हैं, जो किट्स WHO की तरफ से या दुनिया भर से मंगाई जाती हैं, उसके बाद ही इस वायरस की तस्दीक हो सकती है? जी हाँ, जैसे मेन इसके अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो अगर आप देखें दुनिया में जो अभी तक केसेस नजर आए हैं जी, वो ये है कि इसके 49 ईयर ओल्ड की जो है यंग लोगों को है ज्यादातर ये, और ज्यादातर ये मर्द हैं। और इससे फीवर बहुत तेज होगा, खांसी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। लेकिन जो हैरत अंगेज बात यह है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स देखे गए हैं उसमें कि आपको छींकें या रनी नोज नहीं है इसमें। और दूसरी बात ये मैं बताती चलूं कि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उससे ये होगा कि बाद में उससे आगे जाके निमोनिया भी हो रहा है इन पेशेंट्स को, क्योंकि मैं फिर बताती चलूं एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो अभी हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही हो रहा है। और जो चेस्ट सीटी स्कैन है उसके अंदर आपको प्लूरल इफ्यूजन और निमोनिया और डेथ जो है वो ARDS से हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ शुबे की बुनियाद पे ट्रीट की जाएंगी ना? अब तक तशखीस का तो कोई तरीका इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जी, यानी वायरल जीनोम को मैप करने का तरीका क्या मौजूद है पाकिस्तान में? देखिए, मुझे अभी ये मालूम है कि जो हमने ये जो NCOV जो चाइना में किया, इन्होंने 200 कोरोना वायरसेस लिए थे और उन 200 कोरोना वायरसेस को कंपेयर किया था, मैच किया था। तो उन्होंने बहुत ही क्लोज जो है ये पता चला है कि ये स्नेक के म्यूटेशन से आया है, और तफ्सीश इसी तरह है कि मॉलिक्यूलर उससे हो। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं जनरल अवेयरनेस के लिए लोगों की, कि लोगों में खौफ पाया जा रहा है, लोग अपने पालतू जानवरों से भी दूर हो रहे हैं, तो क्या हमारे अपने इलाके में घर के पालतू जानवर भी क्या इसका सबब बन सकते हैं? ये देखिए, जो सबसे मेन इसका इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन जो मेन इसको आपने जिस तरह मुझसे पूछा है कि एयरबॉर्न, मेरा ख्याल है सबसे पहले ये हवा से फैलेगा और फैल रहा है, जो इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। फिर आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो आपके हैं उससे फैल सकता है। कोई भी कंटेमिनेटेड सरफेस जिसके कोई भी टिश्यू पेपर या ऐसी चीजें, तौलिया या जो ऐसी चीजें होती हैं जो कि पर्सनल इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वो शेयर ना की जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अतिया राना साहिबा, कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। और नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें कि एक तो सफाई निस्फ़ ईमान है, जिस तरह हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि अपने आप को साफ रखें। कोई शख्स जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वज़ू करता है, हाथ मुंह धोता है, वो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। बार बार अपने हाथों को साफ रखना, ख़ास तौर पे आप जब भी बाहर कोई काम करें, ऐसी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, तो फिर अपने हाथों को आंखों की तरफ या मुंह की तरफ या नाक
खतरनाक की तरफ ना लेके जाएं। ये चंद बहुत अहम एहतियाती तदाबीर हैं। उसके साथ साथ खुश्क मौसम है, फिर से ये कहा जा रहा है कि कराची में कुछ सर्दी की लहर आएगी, साइबेरियन हवाएं भी चलेंगी, तो हल्क का खुश्क होना जो है वो भी इसका एक सबब बन सकता है। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा पानी वक्फे से पीते रहें। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी बाज़ दफ़ा सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।